स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको रस पढ़ाए थे। तो रस आपके कोर्स के कंप्लीट हो गए। वो इतने ही है, आप उन्हें याद करें और बार बार लिख के देखें और रट लें उन्हें। अब पढ़ाएंगे हम छंद। काव्य सौंदर्य के तत्वों में दूसरा आता है छंद। तो छंद क्या होता है कि छंद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? छिदी शब्द से। कि छिदी एक धातु है, उस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है ढकना अथवा आच्छादित करना। मात्रा, यति, गति, लय एवं तुक से युक्त रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद यानी कि जिस चीज़ को अपन लय में पढ़ते हैं, जहाँ रुकते हैं, जहाँ से आगे बढ़ते हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, तो ये सब कहलाता है। इस युक्त रचना को कहते हैं छंद। छंद के आदि आचार्य कौन है? पिंगल हैं। कि इन्हीं के छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो ये हुई आपकी छंद क्या चीज़ होती है। तो छंद क्या है? कि छंद है मात्रा, यति, गति, लय और तुक से युक्त रचना को छंद कहते हैं। छंद के अंग अथवा तत्व। छंद के कितने अंग होते हैं? कैसे छंद बनता है वो देखो। पहला है तुम्हारा चरण। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है, जिसे पद या पाद कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य चरणों पर चलता है, उसी प्रकार कविता भी चरणों पर चलती है। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। ये चीज़ आई समझ में? पहले और तीसरे चरण को विषम, दूसरे और चौथे चरण को सम कहा जाता है। ये होगा तुम्हारा चरण। फिर है आपकी मात्रा या वर्ण। किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है, उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती। जब अपन व्यंजनों के ऊपर जो मात्राएं लगाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। वो काय की होती हैं? वो होती हैं स्वरों की। और मात्राएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व यानी कि लघु और दीर्घ यानी कि गुरु। अब ह्रस्व मात्रा सुनो। जिन वर्णों के उच्चारण में समय कम लगता है, यानी कि बोलते समय हमें समय कम लगे, उसे कहते हैं ह्रस्व मात्रा। ये ह्रस्व मात्राएं हैं छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसकी एक मात्रा, क्या मात्रा होती है? इसकी एक मात्रा होती है, जिसे लघु मात्रा भी कहते हैं। कि एक मात्रा के लिए ऐसा निशान रहता है आई की तरह। तो इसे क्या मात्रा गिनाएंगे अपन? एक मात्रा। कि दूसरी है आपका दीर्घ वर्ण, जिसे कहते हैं गुरु। जिन वर्णों को उच्चारण में दुगना समय लगता है, ह्रस्व से दुगना समय, वे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। इनकी क्या मात्रा होती है? 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। दो मात्रा का निशान क्या रहता है? एस जैसा। जैसे एस बनाते हैं उसे 2 मात्राएं गिनते हैं। अब इसमें समझने योग्य बात क्या है कि अ, ई, ऊ और री ये कैसी मात्रा है? ह्रस्व है। कि इनका एक मात्रा गिनी जाती है। लेकिन जो अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार कहलाता है अंग की बिंदी और अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। ठीक है। इनकी मात्रा, यदि इस अनुस्वार का प्रभाव पूर्व वर्ण पर पड़ता है, पहले वर्ण पर पड़ता है, तो इसकी 2 मात्रा गिनी जाती है। अगर नहीं पड़ता है तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो इसे ह्रस्व गिना जाता है। और चंद्र बिंदु की मात्रा कोई नहीं होती, जो जैसे वर्ण के साथ चढ़ा रहता है। कि जैसे ह्रस्व के साथ होगा तो ह्रस्व और दीर्घ के साथ होगा तो दीर्घ। इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ऐसे ही संयुक्ताक्षर की भी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। अब तीसरा क्या आया? यति। छंद को पढ़ते समय उच्चारण की सुविधा के लिए कहीं कहीं विराम लेते हैं, कहीं कहीं अपन रुक जाते हैं। कि उसी विराम या ठहराव को यति कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? यति कहते हैं। जिसे अपन कॉमा लगा देते हैं समझने के लिए कि अपन को यहाँ पे रुकना है, उसे कहते हैं अपन यति। और गति, छंद पढ़ने की लय को क्या कहते हैं? गति। कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कैसे चलना है, तो वो कहलाता है गति। कि उसके नाम से ये स्पष्ट, गति मीन्स चलना। फिर आया तुक। 5वां पॉइंट क्या है उसका? तुक। छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। कि छंद का जो अंतिम वर्ण
पहले चरण का होगा, वही अंतिम वर्ण दूसरे चरण में आएगा, तो वो क्या कहलाती है, तुकबंदी हो जाती है। तो इससे छंद कैसा लगने लगता है, सुंदर लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, पढ़ने में भी आनंद आता है, उसे कहते हैं तुक। तो आपने ये इधर क्या पढ़ा था पहले कि छंद को कैसे समझेंगे, क्या होता है छंद, तो वो चीज़ अपन को समझ में आ गई, सबके आ गई, ध्यान से समझ लिया सबने। अब है छंद के भेद या प्रकार के। सामान्यतः वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा होता है, मात्रिक छंद। अभी तक आपने सुने होंगे 2 छंद, मात्रिक और वार्णिक छंद, लेकिन अब अपन कौन सी छंद पढ़ेंगे, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद क्या है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया, जो 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक। दूसरा है वार्णिक छंद, जिन छंदों में केवल वर्णों की गणना की जाती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं, जैसे घनाक्षरी, दंडक। ये छंद वार्णिक छंद आपने नहीं पढ़े हैं, जो आपके कोर्स में भी नहीं है, तो इनमें वर्णों की गिनती की जाती है, क ख ग घ ण, ये सारे वर्ण हैं, अक्षर, इनकी गिनती की जाती है। ठीक। फिर है आपका उभय छंद, जिन छंदों में मात्राओं वर्णों की समानता होती है, जितनी मात्राएं होंगी उतने ही वर्ण होंगे, उन्हें कहते हैं अपन उभय छंद। फिर है आपका मुक्तक छंद, कि इन्हें स्वच्छंद छंद या स्वतंत्र छंद भी कहा जाता है। इसमें मात्राओं वर्णों की संख्या समान नहीं होती, कि इसमें ना मात्राएं समान होती हैं और ना ही वर्ण समान होते हैं, इसे कहते हैं मुक्तक छंद। जो आजकल के जैसे गीत गाने अपन लोग गाते हैं, कविताएं कर लेते हैं, तो उसकी कोई गणना नहीं होती, उसे कहते हैं मुक्तक छंद। कक्षा 11 और 12 के कोर्स में आने वाले छंद कौन कौन से आपके में, आपके कोर्स में है मात्रिक छंद। सिर्फ कौन से छंद है, मात्रिक छंद, के चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, ये आपके कोर्स के छंद हैं, ये आपके कोर्स में आएंगे। 11th में भी यही आएंगे और 12th में भी यही आएंगे। कि पहला छंद है चौपाई, आपने 9th में पढ़ा था। यह सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती, अंत में जगण और तगण नहीं होते, तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। गुरु समझ गए, बड़ी मात्रा, कि जैसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी, ये चौपाई है। तो मंगल माँ पे अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसका प्रभाव माँ पे पड़ रहा है, इसलिए माँ की 2 मात्राएं, इसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्योंकि बड़ा आ और बड़ी ई के द्रवहु के संयुक्त वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, तो ये छोटा है, इसलिए यहाँ पे एक मात्रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये हो गया आपका चौपाई छंद। मात्राएं सब में ऐसे ही लगाई जाएंगी। ये चौपाई, आपको जो भी चौपाई याद हो तो आप उस चौपाई में मात्राएं लगा लें। फिर आपका दूसरा है दोहा, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यानी कि इसके 2 चरण एक जैसे होंगे, 2 चरण एक जैसे होंगे। इसके 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है, यानी कि बड़ा और छोटा आएगा सबसे लास्ट में। जैसे कागा काका धन हरे, कोयल काको दे, और मीठे बचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। कागा, कागा मीन्स कौवा होता है। देखो 2, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। पहले चरण में क्या मात्रा है, जो हो गया पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। ठीक है, तो पहले की तीसरे की एक जैसी मात्रा है, दूसरे की चौथे की एक जैसी मात्रा है। अब दूसरे चरण में देखो, कोयल का पे की मात्रा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये हो गई कितनी मात्राएं हो गई, 11 मात्रा। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी, 11-11। हाँ, अब तीसरा है आपका सोरठा, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में कितनी मात्रा थी, पहले और तीसरे चरण में 13-13, तो इसमें उल्टे में क्या हो जाएगा, पहले और तीसरे चरण में हो जाएंगे 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में हो जाएंगी 13-13 मात्राएं। नील सरोरो श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर सैन। नील बड़ी की मात्रा है, तो कि 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले चरण में कितनी हो गई 11 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे चरण में कितनी हो गई 13 मात्रा। करऊँ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सहन। अब इसमें आप लोग अपने आप लगा के देखना मात्राएं कि इसमें भी क्या होगा। दूसरे चरण में कितनी मात्रा आएंगी 11 और तीसरे चरण में आएंगी 13 मात्रा। तो जो हो गए आपके 3। तो ये तीनों छंद आपने 9th और 10th में पढ़ रखे हैं, आपने याद करे होंगे। तो वही याद करके इसका उदाहरण और परिभाषा ही आती है और मात्राएं लगाने के लिए आती हैं। तो मात्रा लगी हुई है, मात्रा समझ लें और देख लें। अब है आपका चौथा कुंडलिया। इसके नाम से स्पष्ट है, कुंडली कौन बना के बैठता है सर्प। तो ये कुंडली की तरह एक दूसरे से गुथा हुआ रहता है। यह विषम मात्रिक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ में दोहा तथा अंत में 2 रोला के योग से यह छंद बनता है। कि 2 लाइन क्या की होंगी, पहला दूसरा चरण कौन सा होगा दोहे का, फिर तीसरा चौथा पांचवा छठवा होगा रोला का। तो दोहे में भी टोटल मात्राएं 24 होती हैं और रोले में भी टोटल मात्राएं 24 होती हैं। ये दोनों छंद कुंडली के समान एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है तथा दोहे का चौथा चरण रोले का प्रथम चरण बनकर आता है। कि दोहे का जो चौथा चरण होगा वहीं से फिर रोले का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। जी उदाहरण में देखो स्पष्ट हो जाएगा आपको कि जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी पे इसका अंत होगा। तो इसीलिए ये काय की तरह रहता है, एक कुंडली की तरह, इसलिए इसका नाम है कुंडलिया छंद। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कविहार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावन हार। ये दोहा है, फिर नीचे रोला की 4 लाइनें आएंगी। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो हुई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई। कह गिरेधर कवि राय जुगुन सो यह चले आई, इन 13 को तरह दिए बन आवे साईं। साईं से प्रारंभ होगा और साईं पे इसका अंत होगा। दोहे का अंतिम चरण यज्ञ करावनहार और रोले का प्रथम चरण बन के आ रहा है यज्ञ करावनहार। सबसे अच्छी पहचान है, अगर उदाहरण लिखा हुआ आया है बताइए इसमें कौन सा छंद है, आराम से लिख दो कुंडलिया। जहाँ से दोहा खत्म होता है वहीं से रोला प्रारंभ हो जाता है। तो ये कौन सा छंद कहलाया आपका कुंडलिया छंद। तो ये छंद आपके कोर्स में है। तो इन छंदों को, इनकी परिभाषा अथवा लक्षण इन्हें याद करें, इनके उदाहरण याद करें और इनकी मात्राएं लगा के देखें। आपको कोई भी कुंडलिया छंद, ये वाला नहीं, जौन सा भी आपको याद करना है वो कुंडली छंद याद करो और कुंडलिया करो, दोहा चौपाई सोढ़ा, इन छंदों को याद करो, इनकी परिभाषा याद करो और बार बार मात्राएं लगा कर देखो। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये छंद का टॉपिक समाप्त होता है।